नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं रात के 8 बज चुके हैं और स्पेशल रिपोर्ट का वक्त है, यानी कि तमाम अहम खबरों के विश्लेषण की, डिकोडिंग की, जानकारी की, सब कुछ बताने की विस्तार से। नरेंद्र मोदी कैबिनेट के मंत्रियों ने विभाग के आवंटन के बाद आज पदभार ग्रहण कर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने जब पदभार ग्रहण किया तो तस्वीरें मीडिया में छाई रहीं। तस्वीरों के माध्यम से देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, गजेंद्र सिंह शेखावत, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और एमई मंत्री जीतन राम मांझी, टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह, पंचायत राज मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर चिराग पासवान ने अपना कामकाज संभाला है। ओडिशा में इतिहास रचने वाली बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री चुन लिया है। कल नई सरकार का शपथ ग्रहण है और इस शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उनकी पूरी कैबिनेट शामिल होने वाली है। जीत चुके हैं। मुख्यमंत्री पद हेतु नाम आमंत्रित किए तो केबी सिंह देव जी ने सबसे पहले खड़े होकर मुख्यमंत्री पद के लिए श्री मोहन मांझी का नाम प्रस्तावित किया। सुबह राजनाथ सिंह और भूपेंद्र आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मणिपुर पर दिया गया बयान चर्चा का विषय बन गया है। राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस समेत विपक्ष डॉक्टर मोहन भागवत के बयान पर आधार बनाकर बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पूरे मामले पर देखिए ये विस्तार से रिपोर्ट और समझिए कि क्या कुछ हुआ है। जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा।
पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? मोहन यादव का ये बयान 10 जून को आया, जहां संघ प्रमुख कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। मंच पर जब भाषण करने आए तो एक एक कर ऐसे बयान देते चले गए जिससे सियासत का पारा चढ़ गया। मोहन भागवत बीते 10 सालों में सरकार के कामों को गिना रहे थे। पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। आर्थिक हमारी स्थिति आधुनिक दुनिया जिन मानकों को मानती है, जिसके आधार पर आर्थिक स्थिति का मापन करती है, उनको लगाए तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही। सामरिक स्थिति हमारी निश्चित रूप से पहले से अधिक अच्छी है। दुनिया भर में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कला क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हम सब लोग विश्व के सामने आगे बढ़ रहे हैं। सरकार के कामों को गिनाते गिनाते मणिपुर में मोहन भागवत ने ऐसा बयान दिया जिससे बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी भौचक्की रह गई। मणिपुर के साथ मोहन भागवत ने और भी कुछ मुद्दों पर सवाल खड़ा किया। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आ गई। सुना आपने, राजनीति के जानने वालों की माने तो ऐसा होना ही था। जानकार बताते हैं कि बीजेपी का पिछले कुछ समय से ऐसा रवैया रहा जिससे संघ प्रमुख के उखड़ने की बातों का अंदेशा लगाया जा रहा था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरएसएस को लेकर कहा था कि बीजेपी को अब संघ की जरूरत नहीं है, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया था। जिस पार्टी का कर्ता धर्ता आरएसएस है, जिस विचारधारा से बीजेपी निकली हुई है, उसे जेपी नड्डा पार्टी की जरूरत ही नहीं बता रहे थे। राजनीति के जानकार बताते हैं कि 2024 के चुनाव में बीजेपी और आरएसएस का वो गठजोड़ देखने को नहीं मिला जो पहले रहता था। विशेषज्ञ बताते हैं कि बीजेपी को आरएसएस का पुरजोर साथ न मिलना चुनाव में भारी पड़ा, जिसकी कीमत बीजेपी ने चुकाई भी। बीजेपी की सीट पिछले चुनाव के मुकाबले 303 से गिरकर 240 तक पहुंच गई। अब मोहन भागवत के ताजा बयान पर देखना दिलचस्प हो जाता है कि बीजेपी की सियासत फिलहाल किस धुरी पर घूमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 180 दिन पूरे हो गए हैं। 180 डिग्री सरकार चल चुकी है। 180 दिनों में मध्य प्रदेश के मुखिया और प्रदेश की खूब चर्चा हुई। सरकार के 180 दिन पूरे होने पर डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के कामों को गिनवाया। क्या रहा 180 दिन में खास, देखिए सरकार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव जीता तो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर सभी को चौंका दिया था। मोहन यादव न सिर्फ मुख्यमंत्री बने बल्कि बेहद कम समय में पूरे देश में काफी लोकप्रिय हो गए। बतौर मुख्यमंत्री उनके कामों का डंका पूरे देश में बज रहा है। आज जब मध्य प्रदेश के नए सरकार के गठन के 6 महीने पूरे हुए तो खुद डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान पूरे 180 दिनों का लेखा जोखा लेकर बैठे थे। मोहन यादव ने विधानसभा के दौरान जारी किए गए घोषणा पत्र का जिक्र किया, जहां 456 विषयों में से 41 पर सरकार द्वारा पूरा करने की उपलब्धि बताई गई। विकसित भारत की संकल्प यात्रा सहित सुशासन, महिला, गरीब किसान हर वर्ग को लेकर सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी। पार्वती, काली सिंह, चंबल परियोजना पर राजस्थान और एमपी सरकार द्वारा काम करने की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने अन्य जल परियोजनाओं का भी जिक्र किया। लाडली बहना योजना के बारे में भी हमने वही जो दिया गया वचन निभाया है। लगातार हमारी 1 करोड़ 29 लाख बहनों के खाते में
अभी तक 9,455 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण हमारे द्वारा कर दिया गया। इसी प्रकार से लाडली लक्ष्मी योजना में 6 माह में 73,880 लाडली बहनों के खाते में बालिकाओं के 34 करोड़ की राशि अंतरित की गई। और थानों की गुणवत्ता अच्छी रहे इसलिए 10 थाने भारत सरकार ने भी जो सिलेक्ट किए, मुझे खुशी है कि देवास का हमारा थाना भारत सरकार के चुने हुए 10 थानों में से भी एक आया है। तो पुलिस की दक्षता और गुणवत्ता भारत सरकार के पैमाने पे भी अच्छे निकले, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। रसोई गैस सिलेंडर के लिए 45,90,000 बहनों के खाते में 118 करोड़ की राशि का अंतरण किया है। आपकी जानकारी के लिए कि बहनों को जो हमने कहा था कि 450 में गैस सिलेंडर देंगे गरीब बहनों को, तो वो हम बराबर दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अपना जीएसटी का कुल राजस्व 19,091 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ, जो हमारे पिछले वर्ष से 26% ज़्यादा है। पिछले वर्ष जो जीएसटी कलेक्शन हुआ था उसमें 26% हमने ज़्यादा कलेक्शन किया है। मुख्यमंत्री ने कई मंचों से नई शिक्षा नीति का जिक्र किया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मोहन यादव बैठे तो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ औद्योगिक शिक्षा में सरकार के पहल को प्रमुखता दी गई। 7 लाख युवाओं के रोजगार दिवस के 5,000 करोड़ के ऋण राशि उनके व्यापार व्यवसाय के लिए उपलब्ध कराई है और स्टार्टअप को प्रोत्साहन कर रहे हैं। 55 एक्सीलेंस कॉलेज इसी सत्र से पूरे प्रदेश में हम खोलने जा रहे हैं, जिसमें पीएम उत्कृष्टता महाविद्यालय में उन्नयन में जिस ढंग से काम किया है और इसी से जुड़े हुए 12th पास 75% अंक लाने वाले 90,000 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए प्रति विद्यार्थी 25,000 रुपये की राशि भी हम लोग देने वाले हैं। आपको बता दें, आचार संहिता खत्म होने के बाद ही मोहन यादव एक्शन में हैं। ऐसे में लगभग 3 महीने आचार संहिता रहने के बावजूद 3 महीने से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के कामों को गिनवाना चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बलौदाबाजार हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर विस्तार न्यूज बता रहा है आपको, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस के सभी विधायक बलौदाबाजार जाएंगे। सभी विधायक, ध्यान दीजिएगा, सभी विधायक यानी कि पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो बलौदाबाजार जाएगा। 14 जून को घटनास्थल का निरीक्षण करेगा पूरा विपक्ष और बीजेपी ने कांग्रेस पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। विस्तार न्यूज ने खबर भी आपको बताई थी। दयाल दास बघेल, टंकराम वर्मा, श्याम बिहारी जायसवाल तीनों मंत्री सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस के मंसूबे नेक नहीं हैं। मामले को इन्होंने भड़काने का काम किया है। कल बलौदाबाजार में जो घटना हुई है उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये जिस तरह से ये घटना घटित हुई है बहुत चिंता का विषय है। सबसे पहले तो मैं सभी से शांति और सद्भावना बनाए रखने की अपील करता हूं। जहां तक घटना की बात है, सरकार ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल उच्च स्तरीय बैठक करके घटना की विस्तृत समीक्षा की है। स्कूल शिक्षा सचिव और जिला प्रभारी सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने बलौदाबाजार कलेक्टर और एसपी के साथ बैठक की, जिसमें आगजनी और उपद्रव को लेकर समीक्षा की गई। बलौदाबाजार कलेक्टर केएल चौहान का कहना है कि प्रदर्शन के नेतृत्व करने वाले लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा था कि सिर्फ सभा करेंगे और सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। कलेक्टर ने यह भी दावा किया है कि इनपुट के हिसाब से हमने फोर्स भी लगाई हुई थी। कार्रवाई पर्याप्त हो रही है और कंटिन्यू कार्रवाई चल रहा है। आसपास के जिलों के गजेटेड ऑफिसर जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको बुलाया गया है। आईजी रायपुर सर और आईजी बिलासपुर सर दोनों इसको मॉनिटर कर रहे हैं और एसपी और हम कंटिन्यू उसमें काम कर रहे हैं, हमारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। लगभग मुझे जो जानकारी उसके अनुसार 200 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनमें से सबकी पूछताछ चल रही है और जो भी उनके साथ लिंक मिलेगा कि वो आगे जो बताएंगे किसने उनको इंट्रीगेट किया, किसने बुलाया, वो सब गिरफ्तारियाँ होंगी। तो लगातार हमारी टीम लगी हुई है और गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। तो इधर पूरे मामले पर राजनीति ने तूल पकड़ लिया है। दिल्ली दौरे से लौटे पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने गृह मंत्री पर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री मौके पर क्या करने गए थे, उन्होंने वहां क्या पाया, किसकी जिम्मेदारी तय की। राज्यपाल और राष्ट्रपति को इस मामले पर संज्ञान लेकर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, तो वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने सरकार पर समाज की मांगों को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। यही नहीं, भिलाई नगर विधायक और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता देवेंद्र यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि शांत स्वभाव वाला सतनामी समाज कल पुलिस और प्रशासन की बेदर्दी का शिकार हुआ है। बलौदा बाजार की जो घटना है वो मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ में पहली बार है और पूरे देश में शायद इस प्रकार की घटना हुई हो, जहां कलेक्ट्रेट को पूरा जला दिया जाए, एसपी कार्यालय पूरी जल के खाक हो जाए और सारे वाहन, सैकड़ों वाहन उसमें जल जाए और उसके बाद भी शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन ये पहली घटना है, इसका मतलब ये है कि शासन नाम की चीज, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। ये जो बलौदा बाजार में सतनामी समाज के जैत खाम काटने के संबंध में जो विवाद स्थिति निर्मित हुई थी, सतनामी समाज ने पहले ही कहा था कि जो दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उसकी जांच की जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात को सुनी नहीं और सही समय में इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं किया। जिस तरह से कलेक्टर कार्यालय को सूचना दी गई थी, एसपी कार्यालय को सूचना दी गई थी कि हाँ समाज का अब धरना प्रदर्शन होगा, उसी दिन राज्य सरकार ने न्यायिक जांच की घोषणा की। अगर वो पहले कर दिए रहते तो इस तरह घटना होती नहीं। शांत स्वभाव वाला समाज, सतनामी समाज, कल पुलिस और प्रशासन की बेदर्दी का शिकार हुआ है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पर रैली में, धरने में केवल समर्थन देने आए थे। ना उनका बैरिकेड से मतलब था, ना उनका आगजनी से मतलब था, ना उनका तोड़फोड़ से मतलब था। ऐसे बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे माताओं बहनों को, बुजुर्गों के साथ, सतनामी समाज के साथ लाठीचार्ज किया गया है और जबरदस्ती उनको गिरफ्त पे लिया गया है, जिसका हम विरोध करते हैं। आगजनी के बाद हालात जानने के लिए विस्तार न्यूज संवाददाता ने लोगों से बात की। इसमें वो लोग भी शामिल थे जिनकी गाड़ियों को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। जो घटना हुई बलौदा बाजार में, कैसे देखते हैं आप? बहुत दुखद घटना है, क्या बताऊं मैं। ऐसा पहली बार हुआ बलौदा बाजार जिला में कि आम जनता का गाड़ी जलना, आम पब्लिक का इतना नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ी दुखद की घटना है सर। आप तो यही ड्यूटी करते हैं? यही ड्यूटी करते हैं, यही करते सर। आपकी गाड़ी चला? नहीं, मेरा गाड़ी पूरा नुकसान कर दी सर जी, पूरा। उसमें तो लगभग 70-80 हज़ार के लगभग खर्चा बता रहे हैं। ऐसी घटना घटनी चाहिए? नहीं सर, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई शासन प्रशासन तो हमारे ही काम आते हैं, समय बेसमय में हमारे ऊपर तकलीफ आता है तो हम तो इन्हीं के पास आते हैं। बाकी ये गलत है, बहुत ही गलत है। पाई जमा करके बाइक लेते हैं, वो लोग अपने काम से आया था कलेक्टर ऑफिस, उन लोगों को भी गाड़ी चला दिया। देखता हूँ तो दुख लगता भी, गरीब लोग क्या बिगाड़ा था बताओ किसी का। मैं देखा कल, मेरा भी हृदय, क्या बोलूँ मैं अभी। बच्चे, लेडीज लोग रो रही थी, हम किस में जाएंगे, कहाँ जाएंगे। मेरे भाई गाड़ी बाइक जला दिया। दिन भर बैठकों का दौर चलने के बाद 3 मंत्री दयालदास बघेल, टंकराम वर्मा और श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंत्री दयालदास बघेल ने कांग्रेस पर षड्यंत्र और भीड़ को भड़काने का आरोप लगाया। कहा कि समाज के लोग संतुष्ट थे। इधर कांग्रेस ने भी 7 सदस्यीय जांच की टीम का गठन कर दिया है। सतनामी समाज के द्वारा जो मांग किया गया है, निश्चित रूप से जायज है सतनामी समाज का मांग, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक जांच का भी घोषणा कर दिया है। उसके बाद इस तरह से जो उपद्रव किया गया है, निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टी, और मैं आरोप लगाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट रूप से इसमें हाथ है। और इस रिपोर्ट के बाद आगे बढ़ेंगे। राजधानी रायपुर के मुख्य मार्ग में मौजूद स्काई वॉक का काम सरकार फिर शुरू करवा सकती है। आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद सरकार ने इस संबंध में तमाम अधिकारियों से जानकारी मंगाई है और उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि संबंध में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। राजधानी रायपुर का मुख्य मार्ग इस बात का गवाह है कि अगर सरकारी प्रोजेक्ट्स सही समय में पूरे ना हों तो कैसे कबाड़ बन जाते हैं। भाजपा शासनकाल 2017 में शुरू किया गया 77 करोड़ का स्काई वॉक आज तक पूरा नहीं हो पाया है।
लेकिन अब आचार संहिता खत्म होने के बाद विष्णु सरकार इस प्रोजेक्ट के संबंध में निर्णय लेने जा रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस मामले में अधिकारियों को तलब किया है। रायपुर के भीमराव अंबेडकर चौक से शास्त्री बाजार चौक होते हुए जय स्तंभ चौक के बीच सड़क में पिछले 5 सालों से स्काई वॉक के पिलर खड़े हैं। 2017 से 2018 तक स्काई वॉक का काम तेजी से चला, लेकिन 5 साल बाद स्काई वॉक में जंग लगने लगा है। राजधानी रायपुर में जब अधूरे पड़े परियोजनाओं का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम रायपुर स्काई वॉक का आता है। और स्काई वॉक की तस्वीर देखिए आप कि लगभग 5 सालों से ये स्काई वॉक इसी तरीके से अधूरा पड़ा हुआ है। इस पर कांग्रेस की सरकार आने के बाद में रोक लगा दी गई थी और जिसके बाद अब फिर से भाजपा सरकार आ गई है तो नई आस तमाम लोगों को जगी है कि ये स्काई वॉक कंप्लीट होगा या फिर इसका सार्थक उपयोग होगा। तो तस्वीर देख सकते हैं आप कि इस स्काई वॉक के जो सामग्री है, जो इसमें पार्ट्स लगाए गए हैं, वो भी जर्जर होने की स्थिति पे दिखाई दे रहे हैं और तमाम पार्ट्स पर जंग लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा लगभग 50% से ज़्यादा का काम पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी भी जो चढ़ने और उतरने के लिए जो सीढ़ियाँ बनाई जानी थी वो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, जिसकी वजह से ये स्काई वॉक अभी भी अधूरा है। इसके अलावा पिलर्स के काम हो गए हैं और जो ऊपर में रोड बनाई जा रही थी, पाथवे बनाया जा रहा था, उस पाथवे का भी काम लगभग 70% जो है वो पूर्ण हो चुका है। अब क्योंकि सरकार ने आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद में नए सिरे से इसको बनाने को लेकर या फिर इस पर जो बेहतर विकल्प हो सकता है उसको लेकर अधिकारियों को तलब किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसकी जानकारी मंगाई है और ऐसे में एक बार फिर से नई आस जगी है कि रायपुर स्काई वॉक का सार्थक निर्णय हो पाएगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। 2017 में जब स्काई वॉक बनाने की चर्चा हुई तब डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत थे। 2018 में विधानसभा चुनाव होने के बाद भाजपा सरकार के साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत भी सत्ता से दूर हो गए, लेकिन अब एक बार फिर सत्ता में भाजपा की सरकार है और राजेश मूणत भी विधायक बनकर आ गए हैं। ऐसे में विष्णु सरकार एक बार फिर से नए सिरे से स्काई वॉक की फाइल खोलने जा रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अधिकारियों से संबंध में जानकारी इकट्ठी की है। वहीं उन्होंने क्या कहा है, जरा उससे सुनिए। देखिए, जहाँ तक स्काई वॉक की बात है, मैंने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है विभाग से और बहुत जल्दी उस रिपोर्ट का अध्ययन करके सरकार उस पर निर्णय करेगी। आज की परिस्थितियों में उन कामों की स्थिति और कामों की आवश्यकता, इन सब बातों पर विचार करके निर्णय करेंगे। राज्य में कांग्रेस सरकार आने के बाद 2019 में इसका काम रोक दिया गया। स्काई वॉक के निर्माण पर रोक लगाने के बाद सुझाव समिति का गठन किया गया। इसमें 22 सदस्य शामिल रहे। विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में इस समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद 3 जनवरी 2023 को दस्तावेजों के साथ एक पत्र ACB EOW को भेजा गया। इसमें स्काई वॉक में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच करने का आग्रह किया गया। शिव कुमार डहरिया ने कहा कि स्काई वॉक की उपयोगिता ही नहीं है। देख ले, अगर उपयोगिता है, सरकार को उसका प्रायोरिटी का निर्धारण सरकार को करना है, लेकिन छत्तीसगढ़ में, रायपुर में स्काई वॉक में कौन घूमेगा? क्या आप लोग एक आध बार एक जगह दूसरे जगह जाना है तो स्काई वॉक में चल कर जाएंगे? तो उसकी उपयोगिता नहीं है, इसलिए हमारी सरकार ने उसको रोक के रखा हुआ था। कमेटी बनी हुई थी, भाजपा के लोग तो कभी उस कमेटी में आकर कोई सुझाव दिए नहीं। अब वो सरकार अपना प्रायोरिटी तय करती है, लेकिन जनहित में प्रायोरिटी तय होना चाहिए। सरकार कई साल से अधूरे पड़े स्काई वॉक के प्रोजेक्ट को लेकर निर्णय जल्द देगी और इसके बाद राजधानी रायपुर के मध्य में खंडहर सा दिखने वाला स्काई वॉक काम आ सकेगा। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। तो बुलेटिन में इतना ही।